स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम लेकिन शायद थोड़े कम चर्चित अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। ये है अनुच्छेद 139 और इसका सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्तियों से क्या लेना देना है, इस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो संवैधानिक अनुच्छेदों की व्याख्या करती है, खासकर अनुच्छेद 32 और 139 पर। हाँ। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो शक्तिशाली रिट हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करता है, अनुच्छेद 32 क्या है और फिर ये अनुच्छेद 139 कहाँ फिट होता है। बिल्कुल, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले संवैधानिक उपकरणों को समझने की कोशिश है। हाँ, मतलब कभी सोचा है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स खतरे में पड़ जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फौरन एक्शन ले सकता है? कैसे वो सरकार को या किसी संस्था को सही काम करने पर मजबूर कर सकता है या गलत काम रोक सकता है? इसका जवाब इन्हीं रिट शक्तियों में छिपा है। सही, ठीक है, तो चलिए इससे खुलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रिट्स आखिर होती क्या है। देखिए, रिट्स असल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के वो विशेष आदेश या निर्देश होते हैं। आदेश? हाँ, जो वो किसी व्यक्ति, अधिकारी या फिर निचली अदालत को जारी कर सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और खास तौर पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा। और यहीं पर अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 आता है। ये भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, सुना है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल, आत्मा और हृदय। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? मतलब हाई कोर्ट या निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं? मौलिक अधिकारों के मामले में हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति भी देता है और जिम्मेदारी भी कि वो इन अधिकारों को लागू करवाए। और वो कैसे करवाता है? इन्हीं रिट्स को जारी करके। ये वो तरीके हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। तो कौन कौन सी रिट्स हैं सामग्री में जिनका जिक्र है? थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। जरूर। संविधान में मुख्य रूप से 5 तरह के रिट्स बताई गई हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है। पहली है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है शरीर प्रस्तुत करो। अगर किसी को लगता है कि उसे या किसी और को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में डिटेन करके रखा गया है, तो इस रिट के जरिए कोर्ट हिरासत में रखने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाओ और बताओ कि क्यों हिरासत में लिया है, कानूनी आधार क्या है। और अगर आधार सही नहीं हुआ तो कोर्ट तुरंत रिहाई का आदेश दे सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। वाकई, किसी को यूं ही बंद नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरी रिट? दूसरी है मैंडेमस। मैंडेमस? जी, परमादेश। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई पब्लिक बॉडी या निचली अदालत अपना वो कानूनी कर्तव्य करने से मना कर दे जो उसे करना चाहिए। अच्छा, जो उनकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें वो काम करने का आदेश देता है। लेकिन हाँ, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं हो सकती और न ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके काम के लिए। तो ये सरकारी मशीनरी को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए है। दिलचस्प। और तीसरी है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। हाँ, प्रतिषेध, जिसका मतलब है रोकना। ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को तब जारी करता है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। अच्छा, लिमिट क्रॉस कर रही हो तो। बिल्कुल। ये एक तरह से प्रिवेंटिव है, गलत फैसला होने से पहले ही रोक देना। ठीक है, ये अदालतों को उनकी सीमाओं में रखने के लिए। और चौथी है सर्टियोररी। सर्टियोररी? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण? हाँ, इसका मतलब है प्रमाणित होना या सूचित करना। ये रिट भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचली अदालत को ही जारी करती है, लेकिन ये तब होता है जब निचली अदालत कोई फैसला दे चुकी हो। अच्छा, फैसला आने के बाद? हाँ, अगर ऊपरी अदालत को लगता है कि फैसला बिना अधिकार क्षेत्र के दिया गया या कानून की कोई गंभीर गलती हुई है या फिर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ, तो वो इस रिट से
उस फैसले को रद्द कर सकती है और केस को अपने पास मंगा सकती है। तो प्रोहिबिशन रोकता है, सर्टियोरारी रद्द करता है। ये फर्क समझना जरूरी था। ठीक है, और आखिरी 5वीं रिट? 5वीं है को वारंटो, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा। इसका मतलब है किस अधिकार से। ये रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद यानी पब्लिक ऑफिस पर बैठ गया हो। अच्छा, जैसे मतलब वो उस पद के योग्य नहीं है या नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। तो कोर्ट इस रिट से उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो कोर्ट उसे पद से हटा सकता है। अच्छा, ये पब्लिक ऑफिस पर गलत कब्जे को रोकने के लिए है। समझ गया। तो ये 5 रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को वारंटो, ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के वो हथियार हैं जिनसे वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। एकदम सही। और जैसा आपने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना था क्योंकि अधिकार देना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करवाने का एक मजबूत तरीका देना वो असली गारंटी है। अनुच्छेद 32 वही गारंटी है। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति ये सीधे संविधान से मिली है। संसद इसे साधारण कानून बनाकर छीन या कम नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मतलब इमरजेंसी जैसी खास स्थितियों में मौलिक अधिकारों पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये शक्ति बनी रहती है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने मौलिक अधिकारों और उनकी सुरक्षा को कितनी ज्यादा अहमियत दी। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद 139 पर। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा लगता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 तो साफ साफ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। तो फिर अनुच्छेद 139 की जरूरत क्यों पड़ी? सही सवाल है। हमारी सामग्री बताती है कि अनुच्छेद 139 संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि सामग्री में कहीं ये भी लिखा है कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर 32 पहले से है तो 139 क्यों? यहीं पर वो बारीकियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 32 और 139 में एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? जैसा हमने अभी देखा, अनुच्छेद 32 खास तौर पर मौलिक अधिकारों यानी संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों के हनन से जुड़ा है। ठीक है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को सीधे संविधान देता है। और मजे की बात यह है कि अनुच्छेद 32 खुद भी एक मौलिक अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। हाँ, ये तो है। अब अनुच्छेद 139 को देखिए। ये कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोररी या इनमें से कोई भी रिट ऐसे मकासदों के लिए जो अनुच्छेद 32 के क्लॉज 2 में बताए गए मकासदों से अलग हों, for purposes other than those mentioned in clause 2 of article 32, जारी करने की शक्ति दे सकती है। अच्छा, तो वो जो लिखा था अन्य मकासद, अदर पर्पस, उसका मतलब है मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे मकासद के लिए। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 32(2) तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने की बात करता है, तो अनुच्छेद 139 संसद के लिए एक दरवाजा खोलता है कि अगर संसद चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा किसी और कानूनी अधिकार या किसी और उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति दे सके। मतलब ये एक तरह की इनेबलिंग प्रोविजन है। हाँ, बिल्कुल। ये संसद को अधिकार देती है, पर ये खुद सुप्रीम कोर्ट को कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं देती जब तक संसद इस पर कानून न बना दे। तो ये भविष्य के लिए एक संभावना छोड़ी गई थी संविधान बनाते समय। हाँ, आप इसे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता कह सकती हैं। उन्होंने शायद सोचा होगा कि भविष्य में ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां किसी महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, जो शायद टेक्निकली मौलिक अधिकार ना हो, पर उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सीधे दखल की जरूरत महसूस हो। तो अनुच्छेद 139 ने संसद को वो रास्ता दे दिया कि जरूरत पड़ने पर वो सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्तियों का दायरा बढ़ा सके। और क्या संसद ने शक्ति का इस्तेमाल किया है? जानकारी तो यही है कि 2024 तक तो ऐसा कोई कानून नहीं बना है। सही कहा आपने। हमारी जानकारी भी यही कहती है कि आज तक संसद ने अनुच्छेद 139 के तहत ऐसा कोई कानून पास नहीं किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में रिट जारी करने की अतिरिक्त शक्ति मिली हो। तो इसका मतलब है कि व्यवहारिक रूप से
सुप्रीम कोर्ट आज भी रिट मुख्यतः अनुच्छेद 32 के तहत ही जारी करता है ना? जी हाँ, मुख्यतः मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में ही। तो वो जो सामग्री में लिखा था कि अनुच्छेद 139 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, वो शायद पूरी तरह सटीक नहीं है, या उसे समझने में कोई कंफ्यूजन है? हाँ, उस बयान को थोड़ा सावधानी से देखना होगा। जैसा हमने समझा, अनुच्छेद 139 का मुख्य उद्देश्य तो मौलिक अधिकारों से अलग मकसदों के लिए शक्ति देना है। हो सकता है लिखने वाले का मतलब ये रहा हो कि ये शक्तियां भी अंततः अधिकारों की रक्षा में ही काम आएंगी, या शायद अनुच्छेद 32 और 139 का अंतर उतना स्पष्ट न हो पाया हो। लेकिन संवैधानिक प्रावधान तो यही कहता है, 32 मौलिक अधिकारों के लिए और 139 अन्य उद्देश्यों के लिए, जिसके लिए संसदीय कानून जरूरी है, जो अभी तक बना नहीं है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में एक प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्ति को भविष्य में और बढ़ा सकता है। हाँ, एक पोटेंशियल है। लेकिन अभी तक उसे एक तरह से जगाया नहीं गया। बिल्कुल। इससे एक सवाल उठता है जिसका जिक्र हमारी सामग्री में भी है। क्या अनुच्छेद 32 काफी नहीं है? क्या हमें वाकई अनुच्छेद 139 के तहत अतिरिक्त शक्तियों की जरूरत है? और अगर हाँ, तो वो अन्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा बन सकता है। एक पक्ष ये कह सकता है कि अनुच्छेद 32 और साथ ही हाईकोर्ट्स को अनुच्छेद 226 के तहत जो व्यापक रिट शक्तियां मिली हैं। अच्छा, हाईकोर्ट्स के पास भी हैं? हाँ, और मजे की बात यह है कि हाईकोर्ट्स की अनुच्छेद 226 वाली शक्ति सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 वाली शक्ति से भी ज्यादा व्यापक है। वो कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट्स को न केवल मौलिक अधिकारों के लिए, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य फॉर एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। ओह, अच्छा, तो हाईकोर्ट्स पहले से ही अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकते हैं? जी हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 32 वाली शक्ति सिर्फ मौलिक अधिकारों तक सीमित है। तो अगर किसी का कोई सामान्य कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट प्रभावित हुआ है, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। शायद इसी वजह से संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को अनुच्छेद 139 के तहत बढ़ाने की जरूरत अब तक महसूस नहीं की, क्योंकि हाईकोर्ट्स के पास वो शक्ति पहले से है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन फिर भी संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 139 रखा, कोई खास वजह सोची होगी उन्होंने? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि कुछ ऐसे राष्ट्रीय महत्व के मामले हो सकते हैं जो शायद मौलिक अधिकार न हो, पर उनमें पूरे देश के लिए एक जैसा और तुरंत न्याय जरूरी हो। राष्ट्रीय महत्व के मामले। हाँ, और ऐसे में सीधे सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति ज्यादा प्रभावी हो सकती है, या शायद वो भविष्य की किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे जहां मौजूदा कानूनी रास्ते काफी न हो। ये संविधान की अनुकूलन क्षमता दिखाता है। हमारी सामग्री में एक उदाहरण दिया गया था हेबियस कॉर्पस का, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 2019 की घटनाओं का जिक्र करते हुए। हाँ, मैंने भी देखा। वहां कहा गया कि ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 या 139 के तहत याचिका दायर हो सकती है। इस उदाहरण को हम कैसे समझे, खासकर अब जब हम 32 और 139 का फर्क जान गए हैं? अगर हम उस उदाहरण का विश्लेषण करें, मतलब बिना पर्याप्त कारण के हिरासत में रखना, तो ये सीधे अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए जैसा हमने पहले चर्चा की, ऐसी स्थिति में हेबियस कॉर्पस की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत ही मिलती है। ये अनुच्छेद 139 का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला मौलिक अधिकार के हनन से जुड़ा है। तो वो उदाहरण असल में अनुच्छेद 32 की शक्ति को ही दर्शा रहा है, भले ही वहां 139 का जिक्र साथ में कर दिया गया हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 कितना सक्रिय और कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही ये भी साफ करता है कि अनुच्छेद 139 अभी भी एक सोया हुआ या निष्क्रिय प्रावधान है, जिसकी क्षमता का इस्तेमाल होना अभी बाकी है। तो मौजूदा स्थिति का सार, मतलब निचोड़ ये हुआ कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत एक बहुत शक्तिशाली और सीधा रास्ता है, जिसमें 5 तरह की रिट्स हैं। सही। संविधान में अनुच्छेद 139 के रूप में एक अतिरिक्त प्रावधान भी है जो संसद को इजाजत देता है कि वो चाहे तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्तियों का दायरा मौलिक अधिकारों से आगे
अन्य उद्देश्यों के लिए भी बढ़ा सकती है। बिल्कुल लेकिन संसद ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। नहीं बनाया है। और हाईकोर्ट्स के पास अनुच्छेद 226 के तहत पहले से ही मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति मौजूद है। आपने एकदम सही सारांश दिया है। मुख्य अंतर यही है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के लिए सीधे संविधान से मिली शक्ति, सुप्रीम कोर्ट के लिए सक्रिय। अनुच्छेद 139 अन्य उद्देश्यों के लिए संसद द्वारा कानून बनाकर दी जा सकने वाली संभावित शक्ति, सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी निष्क्रिय। और अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार प्लस अन्य उद्देश्य, सीधे संविधान से मिली शक्ति, हाई कोर्ट्स के लिए सक्रिय और व्यापक। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं, अगर कभी भविष्य में संसद अनुच्छेद 139 का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, तो वो कौन से अन्य उद्देश्य हो सकते हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है? मतलब क्या हो सकता है वो? देखिए, ये तो अभी कल्पना का ही विषय है, पर कुछ संभावनाओं पर सोचा जा सकता है। जैसे? हो सकता है कि ये कुछ ऐसे वैधानिक अधिकार हों, मतलब जो कानून द्वारा दिए गए हों, पर मौलिक अधिकार न हो, लेकिन उनका राष्ट्रीय महत्व हो, या शायद पर्यावरण जैसे मुद्दे। हाँ, पर्यावरण। यहाँ किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित न हो रहा हो, लेकिन एक बड़े पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल हो, या फिर चुनाव सुधारों से जुड़े कुछ खास मामले, या शायद केंद्र और राज्यों के बीच के कुछ ऐसे प्रशासनिक विवाद जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हों और जल्दी समाधान चाहते हों। ये सब सिर्फ अटकलें हैं, पर ये दिखाती हैं कि अनुच्छेद 139 के तहत दायरा बढ़ाने की गुंजाइश है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भविष्य में न्याय तक पहुंच और आसान हो सकती है, खासकर उन मामलों में जो मौजूदा परिभाषाओं में ठीक से फिट नहीं बैठते? सैद्धांतिक रूप से तो हाँ। अगर अनुच्छेद 139 का इस्तेमाल होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट को कुछ खास तरह के अन्याय या गैरकानूनी कामों के खिलाफ सीधे दखल देने का एक और रास्ता दे सकता है, जो शायद अभी उपलब्ध न हो। ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे को और मजबूत कर सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होंगी। हाँ बिल्कुल, सवाल उठ सकते हैं कि क्या इससे सुप्रीम कोर्ट पर काम का बोझ और बढ़ेगा, या क्या ये शक्तियों के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को प्रभावित करेगा। इन सब पर विचार करने के बाद ही संसद कोई फैसला लेगी, अगर लेती है तो आज की हमारी इस चर्चा से ये तो साफ है कि अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों का एक बहुत मजबूत कवच है। हाँ बिल्कुल। और अनुच्छेद 139 संविधान में छिपा एक संभावित हथियार है, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, और ये समझना कि ये दोनों अनुच्छेद कैसे काम करते हैं और इनमें क्या फर्क है, हमें अपने संविधान की गहराई और हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी बेहतर समझ देता है। सही कहा। ये दिखाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें भविष्य की जरूरतों के लिए भी गुंजाइश रखी गई है। अच्छा करता है, और अनुच्छेद 139 कैसे एक भविष्य की संभावना के तौर पर मौजूद है। अब श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ते हैं जो हमारी सामग्री के अंतिम सवाल से ही प्रेरित है। मौलिक अधिकारों से परे वो कौन सी ठोस स्थितियां या मामले हो सकते हैं जिनके लिए आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की सीधी शक्ति मिलनी चाहिए अगर संसद कभी अनुच्छेद 139 को सक्रिय करने का फैसला करे? सोचने वाला सवाल है। क्या वो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता से जुड़े मामले हो सकते हैं, या तकनीकी विकास से उपजे नए तरह के विवाद, डेटा प्राइवेसी से जुड़े कुछ पहलू, या कुछ और? विचार कीजिए कि अनुच्छेद 139 का ये भविष्य का द्वार अगर खुलता है तो ये हमारे न्याय तंत्र के लिए क्या मायने रख सकता है।